नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स ही नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हमारे पास है रसायन विज्ञान का अध्याय 1। इसमें जो जानकारी है हम उसे थोड़ा गहराई से देखेंगे, खास तौर पर कि रसायन विज्ञान कैसे विकसित हुआ और इसकी कुछ जो बिल्कुल बुनियादी अवधारणाएं हैं उन पर। यह जानना काफी दिलचस्प है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसकी जड़ें वो कुछ अलग ही खोजों में हैं। बिल्कुल। शुरू में देखिए, ये सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं था। लोग असल में दो चीजें ढूंढ रहे थे। एक तो वो पारस पत्थर है ना, जिससे साधारण धातु सोना बन जाए। हाँ, सुना है। और दूसरा जीवन का अमर्त, जिससे अमरता मिल सके। तो ये जो खोज थी ये कीमिया यानी एल्केमी और आयाट्रोकेमिस्ट्री के रूप में लगभग 1300 से 1600 सीई तक चली। जो आज का मॉडर्न केमिस्ट्री है वो तो 18वीं सदी में यूरोप में जाके ठीक से बना। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि प्राचीन भारत में, मतलब आधुनिक विज्ञान से काफी पहले, कई वैज्ञानिक बातें पता थीं। इसे रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया या रस विद्या कहते थे। सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, इसमें धातु विज्ञान था, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन, कांच बनाना, रंग बनाना, ये सब था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई को ही देख लीजिए, वहां पकी हुई ईंटें मिली, बड़े पैमाने पर मिट्टी के बर्तन मिले। अच्छा। हाँ, जो शायद सबसे पुरानी केमिकल प्रोसेस में से एक है। ग्लेज्ड पॉटरी मिली, जिप्सम सीमेंट और फाइनेंस भी, जो एक तरह का कांच होता है। और वो लोग सीसा, चांदी, सोना, तांबा जैसी धातुओं को पिघलाते थे, उन्हें ढालते थे। और तो और तांबे को ज्यादा सख्त बनाने के लिए उसमें टिन और आर्सेनिक मिलाते थे। अविश्वसनीय। मतलब पदार्थ को बदलने और समझने की कोशिश बहुत बहुत पुरानी है। और इसी सोच में क्या ये परमाणु वाली बात भी? हाँ, ये भी। आचार्य कणाद थे, लगभग 600 ईसा पूर्व। उनका असली नाम कश्यप था। उन्होंने वैशेषक सूत्र में परमाणु का सिद्धांत दिया था। मतलब पदार्थ बहुत छोटे अविभाज्य कणों से बना है। अच्छा, अविभाज्य कण। हाँ, और उनके अनुसार ये परमाणु हमेशा रहते हैं, नष्ट नहीं होते, गोल होते हैं और अपनी मूल अवस्था में गतिशील रहते हैं। ये आज के परमाणु सिद्धांत से कितना पहले की बातें सोचिए। कमाल है। तो चलिए इन प्राचीन विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के हिसाब से पदार्थ को कैसे बांटा जाता है, इसका जिक्र है ना स्रोत में? हाँ, है। देखिए, अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो पदार्थ या तो मिश्रण होता है, मिक्सचर, या फिर शुद्ध। हाँ, या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तो सारे कण एक जैसे होते हैं केमिकल रूप से। मिश्रण में दो या ज्यादा शुद्ध चीजें मिली होती हैं। ये समांगी हो सकता है, मतलब होमोजीनस, जैसे चीनी का घुल या हवा। बिल्कुल, जिसमें सब कुछ एकदम बराबर मिला हो। या फिर विषमांगी, हेट्रोजीनस, जैसे नमक और चीनी मिला दें तो आप अलग अलग देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, और मिश्रण को अलग भी कर सकते हैं। हाँ, उन्हें भौतिक तरीकों से, मतलब फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, छानना, उबालना, इस तरह से। ठीक है, और जब हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं तो इन्हें मापना, वो भी सही ढंग से बहुत जरूरी हो जाता है। या यूनिट्स चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर एसआई सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली काम आती है। भरोसेमंद माप के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जरूरी है, जैसे वजन यानी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। इसका जो स्टैंडर्ड है वो फ्रांस में सेवरस नाम की जगह पर रखा है। एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है। प्लैटिनम इरिडियम? हाँ, पीटीआर। ये 1889 से तय है। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि इस पर केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं होता, मतलब ये बहुत स्थिर है। लेकिन जब हम मापते हैं तो क्या वो हमेशा एकदम परफेक्ट होता है? कुछ ना कुछ अनिश्चितता तो रहती होगी, थोड़ी बहुत। सही कहा, बिल्कुल रहती है। यहीं पर सार्थक अंकों का यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो अंक हैं जो हमें पक्के तौर पर पता है, और साथ में एक आखिरी अंक होता है जिसमें थोड़ी अनिश्चितता होती है। अच्छा, तो ये परिशुद्धता और यथार्थता से जुड़ा है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी? हाँ, परिशुद्धता मतलब आपने कई बार मापा तो वो माप एक दूसरे के कितने करीब है, और यथार्थता मतलब आपका माप असली मान के कितना करीब है। तो दोनों जरूरी हैं? हाँ, अच्छे वैज्ञानिक नतीजों के लिए माप सटीक भी होना चाहिए और यथार्थ भी। ठीक है, पदार्थ और माप समझ आ गया। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। इनको समझने के लिए भी कुछ नियम होंगे? हाँ, बिल्कुल। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था
उसने रासायनिक संयोजन के नियमों को समझाने में बहुत मदद की। जैसे कंपाउंड तब बनते हैं जब अलग अलग तत्वों के परमाणु एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं। एक निश्चित अनुपात में। हाँ, एक निश्चित सरल अनुपात में। और केमिकल रिएक्शन में परमाणु बस इधर उधर लगते हैं, रीअरेंज होते हैं, ना तो बनते हैं ना नष्ट होते हैं। और एवोगाद्रो का नियम भी है, वो कहता है कि अगर तापमान और दबाव एक जैसा हो तो सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या भी बराबर होगी। ये तो बहुत जरूरी नियम लगते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान में तो हम खरबों खरबों परमाणुओं और अणुओं की बात करते हैं। इतनी बड़ी संख्या को कैसे संभालते हैं वैज्ञानिक? हाँ, उसके लिए एक बहुत ही काम की चीज है, मोल। मोल? हाँ, मोल। एक मोल किसी भी चीज की वो मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। और ये संख्या बहुत बड़ी है, 6.022 × 10⁻23। इसे एवोगैद्रो स्थिरांक कहते हैं। बाप रे, 10 की घात 30। हाँ, तो ये केमिस्ट के लिए एक तरह से दर्जन जैसा है। जैसे हम 12 केले को एक दर्जन कहते हैं, वैसे ही इतने सारे कणों को एक मोल कहते हैं। इससे हमें परमाणुओं और अणुओं को गिनने और गणना करने में आसानी होती है। और इसी से स्टोइकियोमेट्री यानी रस समीकरण मिति की गणना होती है। मतलब रिएक्शन में कितना क्या लगेगा, कितना क्या बनेगा, ये सब? बिल्कुल। जैसे मीथेन जलाने का समीकरण है CH4 + 2O2 ड्रेको CO2 + 2H2O। ये बताता है कि मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और पानी के 2 मोल बनाता है। सब कुछ मोल के हिसाब से चलता है। अच्छा, तो मोल से हिसाब किताब आसान हो जाता है। और अगर पदार्थ घोल के रूप में हो, विलयन यानी सॉल्यूशन, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता कैसे बताते हैं? उसके भी कई तरीके हैं। जैसे मोलैरिटी, ये होता है कि 1 लीटर घोल में सल्यूट यानी विलेय के कितने मोल हैं। और एक मोललता भी होता है शायद, मोलैलिटी। हाँ, मोललता वो होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी विलायक में विलेय के कितने मोल हैं। मोललता का एक फायदा है कि ये तापमान पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि वजन तापमान से नहीं बदलता, आयतन बदल सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक ज्यादा कंसंट्रेशन वाला घोल होता है, जिसे स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसे पतला करके, मतलब उसमें और सॉल्वेंट मिलाकर हमें जितनी कंसंट्रेशन चाहिए वो बना लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, M1V1 = M2V2। अच्छा, M1V1 = M2V2। समझ गया। तो ये थी रसायन विज्ञान के अध्याय 1 से जुड़ी कुछ खास बातें। इसकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर पदार्थ, माप और ये जरूरी मोल कॉन्सेप्ट तक। हाँ, और ये वाकई दिखाता है कि कैसे बहुत ही बुनियादी सवालों और शुरुआती खोजों ने धीरे धीरे इतने जरूरी और जटिल विज्ञान की नींव रखी। बिल्कुल। तो अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर।